हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का 5वां पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि होगा दिसंबर 2024 से संबंधित। इसमें हम लोग दिसंबर 2024 के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा सेशन। अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको बिहार से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उन सभी के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यह ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी हमारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी 71 के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्री डेली क्विज भी करवाए जाते हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1,62,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पटना में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और यह राशि कृषि रोड मैप के अंतर्गत किसानों के हित में निवेश की जा रही है। अगला प्रश्न, धम्म की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा किस देश से प्रारंभ की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे थाईलैंड। धम्म की शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में थाईलैंड से निकली चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा बिहार पहुंच चुकी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 3 दिसंबर को राजभवन में थाईलैंड से आए तीर्थयात्रियों का स्वागत किया और सदस्यों के साथ बातचीत की। श्री आर्लेकर ने थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ 26 दिनों की यात्रा के दौरान थाईलैंड के लोगों की गर्मजोशी और भक्ति का स्मरण किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था थाईलैंड से। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने किस प्रकार के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में रोगियों को भोजन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी, तीनों के लिए। ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल ने सभी राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में रोगियों के उपचार की अवधि में जीविका के तहत दीदी की रसोई माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इन 3 जो है वह चिकित्सा महाविद्यालयों को और अस्पतालों को यहाँ पर भोजन करवाया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार ने राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 4। हरियाणा के पंचकुला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित 38वीं सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप इवेंट में बिहार के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण समेत 4 पदक जीते। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने पदक जीते थे? 4, और इसमें जो है 1 स्वर्ण पदक था। अगला प्रश्न, बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड। बिहार को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गोल्डी कुमारी ने विश्व पैरा ओलंपिक युवा खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे फेंसिंग। नालंदा जिले के हरनौत की रहने वाली गोल्डी कुमारी ने थाईलैंड में संपन्न विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स के गोला फेंक मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, भाव्या पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करना। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले 89% महिलाओं का भाव्या पोर्टल पर जो है हेल्थ रिकॉर्ड तैयार कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों का हेल्थ कार्ड तैयार करने में मुंगेर जिला पहले स्थान पर है, वहीं भागलपुर और बांका जिला जो है वह दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करना, और इसमें जो है यह रिकॉर्ड तैयार करने में पहले स्थान पर कौन है, वह है मुंगेर, और दूसरे और तीसरे नंबर पर भागलपुर और बांका है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले को किस क्षेत्र में दिसंबर 2024 में देश भर में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कृषि क्षेत्र में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा अप्रैल से नवंबर महीने के लिए जारी रैंकिंग में जिले को वित्तीय समावेशन में तीसरा स्थान भी मिला है। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के शराब प्रतिबंध कानून के तहत नकदी जब्ती के संबंध में क्या निर्णय दिया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नकदी जब्ती जो है वह अवैध है, यानी कि पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नकदी राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस धारा में नकद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए शराब प्रतिबंध कानून के तहत नकदी जब्ती को जो है अवैध घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक टाउनशिप किन 4 जिलों में विकसित किया जाएगा। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। इन जिलों में जो है इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किया जाएगा। इन चारों जिलों में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे हाईवे के किनारे जो है औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इससे उन जिलों के उत्पादों को निर्यात के लिए हल्दिया या कोलकाता भेजना जो है वह आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का जो है वह शिलान्यास किया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है गोपालगंज के कटैया में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का जो है वह शिलान्यास किया है। तो याद रखिएगा कहां पर किया गया है, गोपालगंज, और गोपालगंज में कटैया में। हमारा अगला प्रश्न है, जमुई जिले में मिले दुर्लभ ग्रेट स्पॉटेड ईगल की जो है प्रमुख पहचान क्या है, यानी कि ग्रेट स्पॉटेड ईगल जो मिला है उसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो इसकी पहचान के लिए जो है, इसकी पहचान है पीली आंखें और हरे भूरे रंग के इनके पंख है। अभी हाल ही में जो है दुर्लभ ग्रेट स्पॉटेड ईगल जो है वह पाया गया है, कहाँ पर, जमुई जिले में। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, और यह जो है नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में जो है यह पाया गया है। अगला प्रश्न, ओडिशा में आयोजित हुई जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अंडर 20। ओडिशा में चल रहे जूनियर नेशनल एथलेटिक्स के अंडर 20 बालक वर्ग के 400 मीटर रिले दौड़ में बिहार के खिलाड़ियों ने जो है वह कांस्य पदक जीता है। यह पहली बार है जबकि बिहार के खिलाड़ियों ने रिले दौड़ में यह पदक जीता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार ये रिले दौड़ में जो है बिहार के खिलाड़ियों ने पदक जीता है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि ये ओडिशा में जो आयोजित हुई है जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसमें जो है अंडर 20 वर्ग में बिहार के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, मोइनुल हक स्टेडियम को किस अवधि के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपा गया है। तो यह अवधि जो है वह होगी 30 वर्षों के लिए, यानी कि बीसीए को जो है मोइनुल हक स्टेडियम जो कि पटना में है वह बीसीए को सौंपा गया है। राज्य ने राजधानी पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों की लीज पर जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को जो है वह सौंप दिया है। बिहार सरकार की ओर से खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार और बीसीए के अध्यक्ष राकेश कुमार ने एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस स्टेडियम की क्षमता जो है वह 40,000 दर्शकों की है। अगला प्रश्न, पटना के फुलवारी शरीफ में किस प्रकार का पहला अस्पताल निर्माण किया जाएगा।
तो हमारे उत्तर हो जाएंगे देश का जो है पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है फुलवारी शरीफ में खोला जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश का जो है पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है वह फुलवारी शरीफ यानी पटना के फुलवारी शरीफ में खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 दिसंबर को जो है अस्पताल की आधारशिला रखी थी और न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि अस्पताल में कैंसर पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों का जो है वहां पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, 17 दिसंबर को पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। यह किताब जो है वह लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में जो है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं पर हुए सुधार, उपलब्धियों और चुनौतियों को जो है वह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना किस विशेष नीति को लागू करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय जो है वह बन गया है? तो वह है छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला बिहार का यह पहला विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है। नए प्रावधान के तहत छात्राएं मासिक धर्म के दौरान 2 दिनों तक की छुट्टी ले सकेंगी। तो यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म में 2 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा में किसे प्रदान किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे कि यह दिया गया है महेंद्र मलंगिया को। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि 2024 हम लोग जो है अभी 2024 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ष 2024 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा में जो है वह महेंद्र मलंगिया को दिया गया है और उन्हें जो है यह पुरस्कार पुस्तक प्रबंध संग्रह के लिए दिया गया। ठीक है, इस पुस्तक में प्रबंध, निबंध और शोध जैसे विषयों का जो है विस्तृत विवेचना इसमें किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार देश भर में वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने में किस स्थान पर है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दूसरा स्थान पर। हरित क्षेत्र बढ़ाने में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का जो है विमोचन किया था। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2023 के बीच वन क्षेत्र को लेकर जारी आंकड़ों में वन क्षेत्र के बाहर बिहार में 107 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की जो है वह बढ़ोतरी हुई है। तो बिहार वनों के बाहर हरित क्षेत्र को बढ़ाने में कौन से स्थान पर है? तो वह है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी को किस वर्ष में भूजल आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रभावित होने की जानकारी दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी को बताया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में भूजल आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रभावित है। एनजीटी चावल के आर्सेनिक से प्रभावित होने के संदेह पर सुनवाई कर रहा है क्योंकि यह पानी और मिट्टी से विषैले पदार्थ अर्धधात्विक तत्व को अधिक अवशोषित करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भूजल आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन कौन सा राज्य है? वह है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार कौन हैं जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर अरुण कुमार भगत। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरुण कुमार भगत को मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उनकी कृति, पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया के लिए दिया जाएगा। तो इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है डॉक्टर अरुण कुमार भगत को। अगला प्रश्न,
केंद्र सरकार ने किस अभियान के तहत पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पीएम उषा अभियान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पीएम उषा अभियान के तहत पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। इसके तहत इन दोनों विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। और किस अभियान के तहत दिया गया है, तो वह दिया गया है पीएम उषा अभियान। अगला प्रश्न, बिहार प्रदेश के जन वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पीडीएस प्रकाश। प्रदेश की जन वितरण प्रणाली दुकानों को अब ऐप के माध्यम से निगरानी की जाएगी और वह ऐप कौन सा होगा? वह होगा पीडीएस प्रकाश। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है लेसी सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार के जन वितरण प्रणाली की निगरानी अब पीडीएस प्रकाश ऐप के जरिए की जाएगी। अगला प्रश्न, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के किस क्रम के राज्यपाल होंगे? तो अभी जस्ट ही यह आरिफ मोहम्मद खान जो है वह बने हैं, मतलब कि दिसंबर 2025 में। तो यह जो है वह 42वें होंगे। केरल के राज्यपाल, यानी कि यह पहले जो है वह केरल के राज्यपाल थे, उन्हें अब बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। यह जो है वह बिहार के 42वें राज्यपाल होंगे। अगला प्रश्न, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने किस जिले की रीगा चीनी मिल को पुनः शुरू किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सीतामढ़ी। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी के लोगों को रीगा चीनी मिल के रूप में एक बहुप्रतीक्षित उपहार दिया है। 1932 में स्थापित रीगा चीनी मिल जनवरी 2021 में बंद हो गई थी। कर्नाटक की कंपनी नूरानी शुगर लिमिटेड ने इसे अधिकृत किया है। 26 दिसंबर को मिल का पेराई क्षमता जो है वह 40,000 क्विंटल प्रतिदिन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में स्थित जो है चीनी मिल को पुनः चालू किया है। और यह कौन सा चीनी मिल है? यह है रीगा चीनी मिल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 17। टोटल जो है पूरे भारत से 17 बच्चों को सम्मानित किया गया था। और बिहार से जो है वहाँ से 2 लोगों को किया गया है। किसे किसे किया गया है? तो वह है सौरभ कुमार और गोल्डी कुमारी। इस दोनों को जो है बिहार से किया गया है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो 2, और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो 17 बच्चों को जो है वह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए किस अभियान के तहत रोड मैप तैयार किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नई चेतना। राज्य सरकार ने केंद्रीय अभियान नई चेतना के तीसरे चरण के तहत लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप के तहत समाज कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने बताया है कि इसके तहत गांव और शहरों में महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न, किशोर कुणाल के द्वारा लिखित चर्चित पुस्तक का नाम क्या है जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अयोध्या रिविजिटेड नामक जो है पुस्तक है, ठीक है, यह बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा गया है किशोर कुणाल के द्वारा। और किशोर कुमार कौन है? वह है गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी। और ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर के समय में जो है अयोध्या विवाद पर विशेष कार्य अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार राज्य सरकार ने किस संस्था को भंग कर दिया है? मतलब हाल ही में दिसंबर 2024 में जो है बिहार सरकार ने किस संस्था को भंग कर दिया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद।
राज्य सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को भंग कर दिया है। नए परिषद के गठन तक सचिव सह विधि परामर्श को बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम के प्रावधान के तहत परिषद का प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि परिषद और इसके अध्यक्ष वैधानिक कर्तव्यों का समुचित निर्वाह नहीं कर रहे थे। इसके कारण सरकार ने परिषद को विघटित कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2024 में जो है वह बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को जो है वह भंग कर दिया है। तो यह थे हमारे आज के करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर 2024 से संबंधित थे। यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी राइट वे पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।